सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं सुबह 7 बजे के हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का शपथ ग्रहण आज देहरादून के परेड ग्राउंड में दोपहर 3 बजे होगा समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत पार्टी के कई बड़े नेता होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक दल की बैठक आज, मुख्यमंत्री के नाम पर लगेगी मुहर। वेंकैया नायडू और भूपेंद्र यादव बतौर पर्यवेक्षक होंगे शामिल। गोवा के राज्यपाल को बर्खास्त करने की मांग, कांग्रेस का राज्यसभा में पक्षपात का आरोप। सरकार ने कहा चर्चा के लिए तैयार। जस्टिस कर्णन के खिलाफ जमानती वारंट तामील, कोलकाता में डीजीपी ने घर जाकर सौंपा वारंट। कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों से मांगा 14 करोड़ का हर्जाना। रांची टेस्ट की पहली पारी में भारत की ठोस शुरुआत, 1 विकेट खोकर बनाए 120 रन। 2 शतकों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया के 451 रन। जडेजा ने झटके 5 विकेट। बीजेपी नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत आज उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह देहरादून के परेड ग्राउंड में करीब दोपहर 3 बजे होना है। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत पार्टी के कई बड़े नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। शपथ ग्रहण समारोह के सिलसिले में सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। डोईवाला सीट से विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम पर कल देहरादून में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुहर लगी। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उन्होंने राज्यपाल के पॉल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 11 मार्च को आए नतीजों में बीजेपी को 70 में से 57 सीटों पर जीत हासिल हुई है। देहरादून में विधायकों की बैठक में त्रिवेंद्र सिंह रावत को विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक में सभी 57 विधायक शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी मौजूद थे। इसके बाद बीजेपी ने राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री प्रकाश पंत जी और हमारे नवनिर्वाचित विधायक श्री सतपाल जी महाराज, हमारे दोनों नेताओं ने विधायक दल के नेता के नेतृत्व श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का नाम प्रस्तावित किया कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की सरकार ये पारदर्शी सरकार होगी, ये ईमानदारी से चलने वाली सरकार होगी। हम भ्रष्टाचार मुक्त विकास ये उत्तराखंड को देंगे। 56 साल के त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला सीट की नुमाइंदगी करते हैं। मौजूदा वक्त में वे पार्टी की झारखंड इकाई के प्रभारी भी हैं। वो 1983 से 2002 तक आरएसएस के प्रचारक रहे। त्रिवेंद्र सिंह रावत पहली बार 2002 में डोईवाला सीट से विधायक बने। 2007 में भी वो यहां से जीतने में कामयाब रहे। वो 2007 से 2012 के दौरान उत्तराखंड के कृषि मंत्री भी रहे। हालांकि 2012 में वो रायपुर विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। 2014 में डोईवाला सीट पर हुए उपचुनाव में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर देगी। लखनऊ में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। इसमें विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। बैठक में पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक वेंकैया नायडू और भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह रविवार को होगा। विधानसभा चुनाव नतीजे आने के करीब 1 हफ्ते बाद आज लखनऊ में बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और पार्टी महासचिव भूपेंद्र यादव बतौर पर्यवेक्षक शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के मुताबिक इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। सीएम आपको 4 बजे तक आपको बता दिया जाएगा विधायक दल की बैठक में कि सीएम कौन होगा। उसके पहले बताने से ये होगा कि विधायक दल की बैठक का महत्व खत्म हो जाता है। इस बीच उत्तर प्रदेश में नई सरकार के शपथ ग्रहण के समय में बदलाव किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ में अब रविवार दोपहर 2:15 बजे होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के शिरकत करने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कई नेताओं के नाम की चर्चा है। हालांकि पार्टी के तमाम नेता किसी नाम को लेकर बयान देने से बच रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर 325 सीटों पर जीत दर्ज की है। इनमें बीजेपी की
312 सीटें शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने राष्ट्रपति से गोवा की राज्यपाल को बर्खास्त करने की मांग की है। इससे पहले राज्यसभा में कल एक बार फिर कांग्रेस ने गोवा में सरकार गठन को अनैतिक बताते हुए विरोध किया। पार्टी ने राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाते हुए चर्चा की मांग की। संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए इसे जनादेश का अपमान करार दिया। सदन में शून्यकाल के दौरान एक बार फिर गोवा में सरकार गठन का मुद्दा उठा। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने नियम 267 के तहत नोटिस देकर इस मामले पर चर्चा कराने की मांग की। उन्होंने गोवा में राज्यपाल पर भी पक्षपात का आरोप लगाया। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद और सीपीएम सांसद सीताराम येचुरी ने भी इस मुद्दे पर सवाल खड़े किए। Under Rule 267, where I have requested that the proceedings of the listed business of the House should be suspended because a gross constitutional impropriety has been committed by the Governor of Goa. The Governor has said in an interview, first of all she has said that I did not expected BJP to form the government. If she did not expected BJP to form the government, that is her opinion. But simultaneously, she is saying that I spoke with the leader of the House, the Finance Minister, at 9:30 and asked him whether I should form the government. You say that yes, the minister is answerable to the House. Yeah. Yes, separate notice will be given. Yeah. When that will be given, it will be accepted and the minister will have to answer. No problem. उपसभापति पीजे कुरियन ने नियम 267 के तहत चर्चा की अनुमति देने से इनकार करते हुए कहा कि राज्यपाल के मामले में सिर्फ सब्सटैंटिव मोशन यानी मूल प्रस्ताव के आधार पर ही चर्चा हो सकती है। A governor can be discussed here only on the basis of a substantive motion, not on 267. Correct. Therefore, the 267 I cannot allow. संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए इसे आसन की अवमानना और जनादेश का अपमान करार दिया। जनता के जनादेश पर क्वेश्चन, फिर आपकी रूलिंग पे क्वेश्चन, फिर देश के लोगों के जनादेश का अपमान। तो हमारी इनसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर ये हाउस नहीं चलाना चाहते, हर दिन हाउस में डिस्टर्ब करना चाहते, तो वो बता दें, हम उस तरह से व्यवस्था करेंगे। बावजूद इसके कांग्रेस सांसदों का विरोध जारी रहा, जिसके चलते कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। गोवा में मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने गुरुवार को विश्वास मत हासिल कर लिया। उनके विरोध में 16 जबकि पक्ष में 22 विधायकों ने वोट डाला। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सरकार ने कहा है कि देश में रक्षा खरीद का काम लगातार चल रहा है और सशस्त्र सेनाओं की हर जरूरत को पूरा किया जा रहा है। लोकसभा में रक्षा मंत्रालय के अनुदान मांगों पर कल चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष के उन आरोपों को खारिज किया जिसमें रक्षा बजट में कटौती की बात कहकर सरकार की आलोचना की गई। लोकसभा में शुक्रवार को रक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। विपक्ष ने सरकार पर रक्षा बजट में कटौती करने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष के आरोपों के जवाब में कहा कि रक्षा खरीद की प्रक्रिया लगातार जारी है और इसमें किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी जा रही। उन्होंने कहा कि सैन्य बलों की हर जरूरत को पूरा किया जा रहा है। ये छवि न जाए कि देश के अंदर डिफेंस प्रोक्योरमेंट नहीं हो रहा। ये जो माहौल एक दो भाषणों से बना, और मुझे खेद है कि माहौल बना कि जैसे आर्मी की प्रिपेयर्डनेस के ऊपर इस पे असर है। हमारी सेनाएं पूर्ण रूप से प्रिपेयर्ड हैं, किसी भी चुनौती के लिए प्रिपेयर्ड हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि बीते 3 साल में रक्षा खरीद से जुड़े करीब 3 लाख करोड़ रुपए के 147 करारों को मंजूरी मिली है। सेना के लिए OROP लागू करने के बाद 4 किश्तों में से अब तक 2 किश्तें दी जा चुकी हैं। इससे पहले विपक्षी दलों के सांसदों ने रक्षा बजट में कटौती और OROP व्यवस्था की खामियों का जिक्र करते हुए सरकार की निंदा की। एक प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय से गया है नॉन लैप्सेबल फंड के द्वारा। आज जवानों की ये मांग है कि इसे आप स्वीकृत करवाएं। आज आर्मी के जवानों को शस्त्रों नहीं, पेंशन नहीं, खान पान नहीं। You are not in a position to spend more on defense and other requirements. If you allow the state governments do certain things which can keep away what our federal system set, but you are dilating federal system, you are coming all the UN powers your side,
under the modernization head for Army Fund has been decreased by 6.4%. Navy also decreased 12.1%. Only Air Force Fund has been increased 12.1%. सरकार की ओर से जवाब के बाद रक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों को सदन से मंजूरी मिल गई। रविंद्र सिंह शोरान के साथ प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वित्त मंत्री अरुण जेटली और कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह से कल मुलाकात की। ये मुलाकात महाराष्ट्र के किसानों की कर्ज माफी पर हुई। मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री को बताया कि राज्य में 1 करोड़ 8 लाख किसान हैं। इन पर 1 करोड़ 5 लाख रुपए का कर्ज है, लेकिन 31 लाख किसान कर्ज चुका पाने में असमर्थ हैं। इन पर 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार अगर किसानों का कर्ज माफ करेगी तो खेती में निवेश नहीं कर पाएगी। उन्होंने केंद्र से कोई योजना बनाने को कहा ताकि किसानों की मदद हो सके। केंद्र सरकार कोई ऐसी स्कीम तैयार करे कि जिस स्कीम के चलते किसानों को हम इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सिस्टम में ला पाए, तो उस स्कीम में जो भी अपेक्षित महाराष्ट्र की ओर से कंट्रीब्यूशन होगा, महाराष्ट्र निश्चित रूप से अपने फंड्स में से, अपने पैसे में से उतना निवेश करेगा। पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने जस्टिस सीएस कर्णन के खिलाफ वारंट कल तामील कराया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने जज के घर जाकर ये कार्रवाई की। कर्णन ने कहा कि उनकी ओर से जांच का आदेश दिए जाने के बाद अवमानना कार्रवाई खत्म हो गई है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने शुक्रवार को कोलकाता हाईकोर्ट के जज सीएस कर्णन के खिलाफ जमानती वारंट तामील कराया। डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर खुद कर्णन के घर पहुंचे। वारंट मिलने के बावजूद जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। Further, my observation after directing inquiry to the CBI on my complaint, the contempt proceedings became infectious since the contempt proceedings are arising on the same complaint. इस बीच जस्टिस कर्णन ने अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश समेत 7 जजों से 14 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली खंडपीठ ही अवमानना मामले की सुनवाई कर रही है। पीठ ने 10 मार्च को कर्णन के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था और 31 मार्च को पेश होने को कहा था। कर्णन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कई जजों पर आरोप लगाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बने रहे हमारे साथ, लौट रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अजमेर से 14 किलोमीटर दूर है पुष्कर, एक प्राचीन तीर्थ स्थान। यहाँ है दुनिया का इकलौता ब्रह्मा मंदिर। पुष्कर में है विशाल पुष्कर झील। झील में कार्तिक पूर्णिमा पर करते हैं लाखों लोग पवित्र स्नान। लगता है एक मेला जिसमें है करतब खेल तमाशे। ऊंटों की दौड़, घुड़दौड़ है आकर्षण का केंद्र। रामायण और पद्म पुराण में है पुष्कर की कहानी। हर साल यहाँ आते हैं लाखों श्रद्धालु और देशी विदेशी सैलानी। अजे आखां वारिस शाह कितों कबरां विचों बोल ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का। हम जीते हैं कि हमें प्यार करना आ जाए, हम प्यार करते हैं कि हमें जीना आ जाए। उनके बिना पंजाबी साहित्य का तस्वर जो है वो अधूरा है। उनकी नजर, उनका शहर में अमृता प्रीतम। अमर्त्य सेन पहले भारतीय जिन्हें मिला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल सम्मान। गरीबी और भूख जैसे विषयों पर सेन ने किया है उल्लेखनीय काम। लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की उनकी अवधारणा ने दिलाई विश्वव्यापी पहचान। वर्ष 2010 में
सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की टाइम मैगजीन की सूची में शामिल था उनका नाम। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को बहुसंख्यकवाद से बचने की सलाह दी है। मुंबई में इंडिया टुडे की ओर से आयोजित समारोह में कल उन्होंने कहा कि सत्ता में रहने वालों को पूरे देश को साथ लेकर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी मसले पर मशवरा और आम सहमति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता हो सकता है। इससे पहले एक शैक्षिक समारोह में राष्ट्रपति ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों में असहिष्णुता, पूर्वाग्रह और नफरत की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये विभिन्न विचारों और दर्शनों के साथ में रहने में अहम किरदार निभा सकते हैं। देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ कराने का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। इस बारे में राज्यसभा में गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प के तहत बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव का संकल्प कल सूचीबद्ध किया गया। हालांकि संकल्प को पेश नहीं किया जा सका। विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराने को लेकर बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव का एक संकल्प शुक्रवार को राज्यसभा में सूचीबद्ध था। इसमें कहा गया था कि चुनावों में होने वाले भारी खर्च से लेकर सरकारी मशीनरी और पैसे को एक साथ चुनाव कराकर बचाया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने संविधान संशोधन की भी जरूरत बताई। बीजेपी के साथ AIADMK ने इसे समय की जरूरत बताया। Simultaneously the Lok Sabha elections as well as the assembly elections, if it is conducted together, it will be a great, it will be a good move that the country moves forward. दूसरे दलों ने इसे अच्छी संकल्पना बताते हुए कहा कि 29 राज्यों वाले विशाल देश में ऐसा होना मुमकिन नहीं है। विधानसभाओं के भी और लोकसभाओं के भी जो चुनाव है वो भी फेजेस में होते हैं, तो ये तमाम इस व्यवहारिकता को सामने रखना चाहिए। बहुत सारे फायदे हैं एक साथ चुनाव करने के, लेकिन साथ ही साथ कुछ कठिनाइयां भी हैं और उन कठिनाइयों को दूर किए बगैर हम उसकी तरफ छलांग नहीं लगा सकते। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस पे और ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता है। कोalition एरा है, अगर मान लीजिए कि कोई सरकार का बीच में ख़त्म हो जाए तो ये क्या करेंगे? केंद्र सरकार अगर मान लीजिए खत्म हो जाए बीच में तो वो तब क्या फिर से पूरे देश में चुनाव होगा। India is a country where you have diverse political situations in states as well as at national level, and you cannot impose one election, simultaneous election on the country or on the people. Simultaneous election से तो जो accountability है parliamentary system of governance की वो समाप्त हो जाएगी, तो इस संविधान में तो ये नहीं हो सकता। इस संकल्प में कहा गया कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ हों और दोनों विधायकों का 5 साल का कार्यकाल फिक्स होना चाहिए। संकल्प के मुताबिक देश में एक ही मतदाता सूची से फर्जी मतदाताओं का संकट भी हल होगा। साथ ही ई-बैलेट, ई-वोटिंग की भी जरूरत बताई गई है, जिसके दायरे में NRI को लाने की भी वकालत की गई है। मतदाता सूची को आधार से जोड़ने का भी सुझाव इस संकल्प में है। विशाल दहिया के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने 2006 में यूपीए सरकार की तर्ज पर देश भर के किसानों के लिए कर्ज माफी की मांग की है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि पार्टी उत्तर प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी के प्रस्ताव का स्वागत करती है, लेकिन सभी राज्यों में ऐसा किया जाना चाहिए। बाजवा ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिली जीत के चलते केंद्र सरकार ने यह प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दूसरी चीजों से हासिल किए गए राजस्व का इस्तेमाल कर्ज माफी के लिए कर सकती है। बाजवा ने पंजाब में अगले 5 साल में 67,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ करने का भी भरोसा दिलाया है। इस बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कर्ज माफी समेत किसानों की समस्याओं से जुड़े मसलों पर कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर बातचीत शुरू कर दी है। दिल्ली एम्स की करीब 5,000 नर्सों ने वेतन बढ़ोतरी समेत दूसरी मांगों को लेकर कल एक साथ सामूहिक अवकाश पर रहीं। उनकी सांकेतिक हड़ताल से एम्स में करीब 90 ऑपरेशन नहीं हो पाए। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में शुक्रवार को 5,000 नर्स कैजुअल लीव पर रही।
इस सांकेतिक हड़ताल के चलते एम्स में आपातकालीन सेवाओं पर खासा असर पड़ा और करीब 90 ऑपरेशन टालने पड़े। एक तो शुगर पेशेंट है, खाने वाने में भी कोई वो दिक्कत। अब उन्होंने 12 बजे बोला कि आपका आज नहीं होगा, 23 तारीख को होगा। नर्सों की वेतन और ग्रेड पे बढ़ाने समेत कई मांगे हैं। एम्स प्रशासन का कहना है कि उनकी मांगों पर वित्त मंत्रालय ही मोहर लगा सकता है। 7th पे कमीशन में लागू नहीं हुआ और 7th पे कमीशन में जो एनाउंसमेंट मिल रहा था इन लोगों की तरफ से वो नहीं मिला। बाकी और कैडर में फैकल्टी कैडर को इन लोगों ने अलग से बढ़ा के दे दिया, रिकमेंडेशन दे दी है। तो हमारा मानना है कि एम्स में अगर कोई पेशेंट है तो डॉक्टरों के लिए भी उतना ही है जितना नर्सेज के लिए है। जो उन्होंने डिमांड किया है हम अपनी तरफ से वो डिमांड हेल्थ मिनिस्ट्री को भेज देंगे और जिससे कि वो आगे इसी डिमांड्स को फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ डिस्कस कर सके। नर्स यूनियन की चेतावनी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो 27 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगी। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच का आदेश दिया। कोर्ट ने सीबीआई से 72 घंटे के भीतर प्रारंभिक जांच पूरी करने और जरूरत पर एफआईआर दर्ज करने को कहा है। साथ ही 24 घंटे के भीतर स्टिंग ऑपरेशन से जुड़ी चीजों और उपकरणों को जब्त करने का निर्देश दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। 2016 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मीडिया में यह स्टिंग टेप जारी किया गया था, जिसमें कुछ नेता कथित तौर पर पैसे लेते हुए दिखाई दिए। विपक्ष का आरोप है कि टेप में दिख रहे लोग टीएमसी के नेता हैं। चंडीगढ़ स्थित फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट में साफ हो चुका है कि टेप से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। मामले की स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में अब तक 3 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। पाकिस्तान ने लापता हुए 2 भारतीयों के मामलों को गंभीरता से लेने की बात कही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीस जकारिया ने कहा कि इस मामले को लेकर संबंधित विभागों से बात की जा रही है। निजामुद्दीन दरगाह के मुख्य खादिम सैयद आसिफ निजामी और उनके भतीजे नाजिम निजामी बुधवार से लापता हैं। दोनों 8 मार्च को पाकिस्तान पहुंचे थे। वहां वो रिश्तेदारों से मिलने गए थे। विदेश मंत्री के मुताबिक बुधवार को दोनों लाहौर के दाता दरबार दरगाह गए थे। इसके बाद उन्हें कराची के लिए फ्लाइट लेनी थी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि भारत सरकार इस मामले को लेकर लगातार पाकिस्तान सरकार के संपर्क में है। भारत ने रूस के साथ Su-30 MKI लड़ाकू विमानों के रखरखाव समेत 2 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। समझौतों के मुताबिक रूस की दिग्गज कंपनियां यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन और यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन तकनीकी मदद मुहैया कराएगी। साथ ही 5 साल तक रखरखाव सेवाएं प्रदान करेगी। रक्षा मंत्री अरुण जेटली और रूस के व्यापार मंत्री डेनिस मेंतुरोव की मौजूदगी में कल नई दिल्ली में यह समझौता हुआ, जबकि दूसरा समझौता HAL और JSC यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन के बीच रूस निर्मित इंजनों के कलपुर्जों की आपूर्ति के लिए किया गया है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा की गई। संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिका की ओर से संयुक्त राष्ट्र को दी जाने वाली राशि में कटौती के प्रस्ताव पर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि इससे संस्था के दीर्घकालीन सुधार की कोशिश पर असर पड़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले बजट में विदेशी सहायता में भारी कमी करने का प्रस्ताव रखा है। इसमें संयुक्त राष्ट्र को दी जाने वाली आर्थिक मदद भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र ने इस कदम की आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि ऐसा करने से संयुक्त राष्ट्र के कामकाज पर असर पड़ेगा। The point about abrupt funding cuts is in any reform process, if you are forced to make quick cuts as opposed to things that are planned or phased in and thought through, you hamper the long-term prospects of effective reform. अमेरिका के पेश किए गए बजट में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन को 25% से ज्यादा मदद नहीं देने की बात कही गई है। अमेरिका अभी संयुक्त राष्ट्र के सालाना बजट का 22% और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के बजट का 28.5% हिस्सा देता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के दूसरे संगठनों की मदद भी करता है। मानवाधिकार के लिए काम करने वाली अमेरिकी संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी इस पर निराशा जताई है। There are so many crises, and to pull back at a time of immense need could create so much unnecessary hardship.
अमेरिकी बजट में कुल विदेशी सहायता में 28% की कटौती का भी प्रस्ताव रखा गया है। इसका अमेरिका से भारी मदद हासिल करने वाले पाकिस्तान और इजरायल जैसे देशों पर बुरा असर पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1100 अरब डॉलर के बजट का प्रस्ताव किया है। इसमें रक्षा खर्च में 54 अरब डॉलर की वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात क्रिकेट की। रांची टेस्ट के दूसरे दिन कल भारत ने पहली पारी में ठोस शुरुआत की। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 120 रन बना लिए हैं। मुरली विजय 42 रन और चेतेश्वर पुजारा 10 रन बनाकर क्रीज पर डटे हैं। इससे पहले लोकेश राहुल ने 67 रनों की शानदार पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंग्स ने लोकेश राहुल को LBW आउट किया। हालांकि भारत अभी भी ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी से 331 रन पीछे है। आज ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 451 रन का विशाल स्कोर बनाने में कामयाब रहा है और कप्तान स्मिथ ने नाबाद 178 रनों की पारी खेली। वहीं ग्लेन मैक्सवेल ने टेस्ट में अपना पहला शतक लगाया। मैक्सवेल 104 रन बनाकर आउट हुए। रवींद्र जडेजा को 5 विकेट मिले। वहीं उमेश यादव 3 विकेट लेने में कामयाब रहे, जबकि अश्विन को सिर्फ 1 ही विकेट मिल सका। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने मशहूर पेंटर और कवि सादिक़ैन की रचनात्मक क्षमताओं का जिक्र करते हुए उन्हें अपने समय का महान कलाकार बताया है। सादिक़ैन का पूरा नाम सैयद सादिक़ैन अहमद नकवी था, जो अमरोहा के रहने वाले थे। सादिक़ैन अपनी पेंटिंग के अलावा उर्दू शायरी पर आधारित ज्ञान और कौशल के हवाले से खास तौर पर क़तात और रुबाइयात के लिए भी जाने जाते हैं। जामिया हमदर्द और सादिक़ैन मेमोरियल ट्रस्ट ने मशहूर छवि लेखक और कवि सैयद सादिक़ैन अहमद नकवी को श्रद्धांजलि देने के लिए कल इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस मौके पर कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थीं। मशहूर अभिनेता शशि कपूर का आज जन्मदिन है। 1938 में आज ही के दिन कोलकाता में जन्मे शशि कपूर ने 100 से ज्यादा फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया। शशि कपूर का फिल्मी सफर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में हुई। पिता पृथ्वीराज कपूर के नक्शे कदम पर चलते हुए वो थिएटर में काफी सक्रिय रहे। साल 2011 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिल्मों में उनके योगदान के लिए उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। ऐ यार सुन यारी तेरी, मुझे जिंदगी तेरी यारी है। ऐ यार सुन यारी तेरी, मुझे जिंदगी तेरी यारी है। तेरी रब ने बना दी जोड़ी तू आकर याना तेरी यारा, वो यारा ये बोले। और अब आखिर में हेडलाइंस। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का शपथ ग्रहण आज देहरादून के परेड ग्राउंड में दोपहर 3 बजे होगा समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत पार्टी के कई बड़े नेता होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक दल की बैठक आज, मुख्यमंत्री के नाम पर लगेगी मुहर। वेंकैया नायडू और भूपेंद्र यादव बतौर पर्यवेक्षक होंगे शामिल। गोवा के राज्यपाल को बर्खास्त करने की मांग, कांग्रेस का राज्यसभा में पक्षपात का आरोप। सरकार ने कहा चर्चा के लिए तैयार। जस्टिस कर्नन के खिलाफ जमानती वारंट तामील, कोलकाता में डीजीपी ने घर जाकर सौंपा वारंट। कर्नन ने सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों से मांगा 14 करोड़ का हर्जाना। रांची टेस्ट की पहली पारी में भारत की ठोस शुरुआत, 1 विकेट खोकर बना 120 रन। 2 शतकों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया के 451 रन। जडेजा ने झटके 5 विकेट। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।